हेलो हाय गाइस, दिस इज प्रेम यादव वेलकमिंग यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। और हम पार्ट 2 कंटिन्यू करते हैं। एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। लेट्स मूव फर्दर। ठीक है, तो इंग्लिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया था जिसको रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, जो 1773 एडी में पास हुआ था। उसमें ये था कि गवर्नर ऑफ बंगाल जो हैं उनको गवर्नर जनरल बना दिया जाए, और जितनी भी ट्रेड और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं कंपनी की, वो सीधा बंगाल के गवर्नर जनरल जनरल के अंदर अंडर, मतलब उनके वो मतलब डिसीजन मेक कर सकें। बोलते हैं ना, जैसे अब नरेंद्र मोदी जी के पास पूरी इंडिया की पावर है, बोल सकते हैं। वैसे ही पूरी कंपनी की पावर गवर्नर जनरल के पास आ जाए, जो कि गवर्नर ऑफ बंगाल हैं। ठीक है, तो मुंबई मद्रास गवर्नर और उस काउंसिल ने ये एक्ट लाया था। तो वॉरेन हेस्टिंग थे, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे इंडिया के। मतलब कि आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये आता भी है। तो ठीक है, और इन्हीं के टाइम पीरियड में फर्स्ट मराठा वॉर हुआ था, सेकंड मैसूर वॉर हुआ था, जो हैदर अली के साथ हुआ था, अ, जो मैसूर में थे। और ये शायद जीत गए थे इसमें, और मराठास जीते थे, और मैसूर वॉर में हैदर अली जीते थे। और प्रॉब्लम्स इंक्रीज हो गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि दोनों को उतनी पावर मिल गई थी जितनी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी। तो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग के बाद में। तो कॉर्नवालिस के टर्म में, मतलब टेन्योर में, थर्ड मैसूर वॉर हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान लड़े थे, जिनको टाइगर ऑफ मैसूर कहा जाता है। और कंपनी ने मराठास और निज़ाम्स, जैसे कि इंडिया है तो उसमें मराठास और निज़ाम्स का रूल था। तो मैसूर में तो उन्होंने टीपू सुल्तान को हरा दिया था। तो टीपू सुल्तान ने मराठास और निज़ाम्स को हरा दिया था। तो ऐसे ही दुश्मनी बन गई थी, तो उसकी वजह से मराठास और निज़ाम साथ में आ गए थे कंपनी के। तो टीपू सुल्तान अब अकेले पड़ गए, तो इसी की वजह से कंबाइंड फोर्स हो गई थी कंपनी मराठास और निज़ाम्स की, सीएमएन हो गया था। तो कंबाइंड मतलब बोल सकते हैं। तो उनको फोर्सफुली ये ट्रीटी एक्सेप्ट करनी पड़ी थी टीपू सुल्तान को। और कॉर्नवालिस के टर्म के बाद सर जॉन शोर वो गवर्नर जनरल बने थे, और इनकी रिजिड पॉलिसीज अडॉप्टेड बाय, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अडॉप्ट की थी। और मराठास स्ट्रांग हो गए थे, क्योंकि इनको रिजिड पॉलिसी अडॉप्ट करनी पड़ी थी, क्योंकि मराठास और निज़ाम ने इनका सपोर्ट किया था, तो इस वजह से उनको भी कुछ बात माननी पड़ेगी। तो उसके बाद सर जॉन शोर के बाद वेलेस्ली आए थे। तो उनको भी एक सुप्रीम पावर मिल गई थी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई थी उनकी इंडिया में बने रहने की और ट्रेड मैक्सिमाइज करने की। तो वेलेस्ली ने एक सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, और बहुत सारे स्टेट्स ने एडॉप्ट भी कर लिया था। और इसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन थी, जो आगे बताता हूँ मैं। तो ये वैसे आएगा नहीं एनटीसी में, मगर एक ब्रीफ ले लो। तो आर्मी
जो रहेगी स्टेट्स की वो ट्रेन की जाएगी ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट के और उन जो ये सिस्टम एक्सेप्ट करेगा। तो जो आर्मी ट्रेन रहेगी वो स्टेट को इंटरनल और एक्सटर्नल अटैक से प्रिवेंट करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। और इन रिटर्न में स्टेट को ये सिस्टम एक्सेप्ट करना पड़ेगा और आर्मी के लिए। और अ, और बहुत सारे मतलब प्रोविंसेस देनी पड़ेगी, इनकम मतलब इनकम देनी पड़ेगी उसके जैसे वो आर्मी प्रोवाइड करेंगे। और कंपनी के परमिशन के बिना आप कोई वेज वॉर और कोई ट्रीटी साइन नहीं कर सकते हो कंपनी की मर्जी के खिलाफ। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक और था कि एक ना एक इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव होगा ज़रूर कंपनी की, मतलब जो स्टेट रहेंगे उनकी जो बेंच रहेगी, बोलते हैं कि मंत्री बनेगा, समझ सकते हो ना, मंत्री। और कोई कोई और फॉरेनर्स मतलब इंग्लिश रूलर्स के अलावा, इंग्लिश मतलब इंग्लैंड के अलावा यूके बोल सकते हैं, कोई और फॉरेनर्स को एम्प्लॉय के रूप में नहीं रखा जाएगा। तो स्टेट्स ये थे जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, वो है निज़ाम से, मैसूर मैसूर ने एक्सेप्ट कर लिया था, अवध ने एक्सेप्ट कर लिया था, गायकवाड़ ने एक्सेप्ट कर लिया था, सिंधिया ने एक्सेप्ट कर लिया था, भोसले ने एक्सेप्ट कर लिया था, और होलकर स्टेट ने एक्सेप्ट कर लिया था। और ये सिस्टम को एक स्वीट पॉइजन बोला जा रहा था कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि वेलेस्ली बोल रहे थे कि आप हमें पूरी पावर ही दे दो। ये इसका पूरा सिस्टम का एक बोलते हैं टर्म बोल सकते हैं। और ऐसे ही वेलेस्ली ने बहुत सारे प्रोविंसेस को अपने अंडर में ले लिया था। और कंपनी ऐसे ही करके अपना रूल एक्सपैंड कर रही थी। एक मिनट, थोड़ा जूम हो गया, सॉरी, 1 मिनट, हाँ सॉरी, हाँ सही है। तो वेलेस्ली ने बहुत सारी प्रोविंसेस अपने हाथ में रख ली थी, तो देख सकते हो आप, 1 मिनट। अरे 1 मिनट, हाँ थोड़ा, 1 मिनट, थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, 1 मिनट, हाँ चलो सही है। तो वेलेस्ली ने बहुत सारी प्रोविंसेस अपने अंडर ले ली थी और एक्सपैंड कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को। और गवर्नर वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान को बोला था कि आप एक्सेप्ट कर लो सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, मगर उन्होंने मना कर दिया था। और जैसे ये अलायंस सिस्टम को उन्होंने मना कर दिया तो कंपनी ने निज़ाम के ऊपर निज़ाम के सपोर्ट के साथ मैसूर में अटैक कर दिया। इसको फोर्थ मैसूर वॉर कह सकते हैं। और इसमें टीपू सुल्तान ने अपनी जान गंवा दी थी फाइटिंग अगेंस्ट ब्रिटिश। और वेलेस्ली के बाद वॉरेन हेस्टिंग वापस से आए थे एज गवर्नर जनरल, और उन्होंने एक वॉर नेपाल के साथ किया था। और उसमें उन्होंने गोरखास उनको आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा था। और हेस्टिंग ने एक बैटल भी लड़ा था पिंडारा के साथ और उनके ऊपर कंट्रोल रख लिया था। और थर्ड मराठा वॉर में कंपनी को पूरी सुप्रीमेसी मिल गई थी और वो वहाँ पे अपना ट्रेड एस्टेब्लिश कर रहे थे। तो ऐसे ही गवर्नर जनरल्स आते रहे, मगर सबसे बढ़िया एक गवर्नर थे जिनका नाम था विलियम बेंटिक।
विलियम बेंटिक, इन्होंने मतलब इनको लिबरल गवर्नर जनरल कहा जाता है, क्योंकि इनके टाइम में बहुत सारे ऐसे बोलते हैं कि ऐसे पॉलिसीज इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी जो बहुत ही फ्रेंडली थी और लिबरल थी। लिबरल मतलब कुछ ज़्यादा वॉर हुए नहीं थे, ऐसा भी कह सकते हैं। तो बेंटिक बिलीव करते थे कि डिससेटिस्फैक्शन अलग अलग स्टेट्स में ये है इम्पेरियलिस्ट पॉलिसी एडॉप्शन की वजह से, क्योंकि वेलेस्ली वैसे ही थे और हेस्टिंग ने भी उनको ही फॉलो किया था बाद में आके, और ऐसे में कोई एकता नहीं आएगी ऐसा वो मानते थे। तो उन्होंने अ, वो बहुत लिबरल थे ऐसी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद डेलोसी आए थे इंडिया में गवर्नर जनरल बन के 1848 में, और इनको फर्स्ट इम्पीरियलिस्ट थे। डेलोसी ने बहुत सारी पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पॉलिसी ऑफ एनेक्शन थे उसमें, कम ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एस्टेब्लिश करने की बात कह सकते हैं। आगे एनेक्सेशन बाय वॉर, वॉर मतलब एनेक्सेशन मतलब बोल सकते हैं मतलब एक्सपांड करना, एरिया को एक्सपांड करना। तो चारों दिशा में कैसे भी कोई भी पॉलिसी लाके एक्सपांड करना। तो वॉर की मदद से एक्सपांड किया था पंजाब और पेगू में, जो बर्मा मतलब म्यांमार बोल सकते हैं आज के ज़माने का म्यांमार। और यहाँ और एनेक्सेशन हुआ था ड्यू टू डाइंग किंग, मतलब जहाँ पे राजा मर जाता है बिना अपना वारिस घोषित किए, जैसे सतारा, जाजपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, भागत और नागपुर। हाँ, ये झांसी वाला आप जानते होंगे, रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी आपको पता होगा, ठीक है। और मिस मैनेजमेंट मतलब वहाँ पे मैनेजमेंट बराबर नहीं था, मंत्री थे नहीं, ऐसे में अवध था। और डेप्थ कलेक्शन मतलब क्या कि जैसे वेज मतलब वहाँ पे रेवेन्यू ज़्यादा आ रहा है, तो ऐसे नहीं निज़ाम्स को किया था। फिर उसके बाद नेम सेक रूल की में कर्नाटका और तंजौर में किया था, ठीक है। और इम्पेरियलिस्ट इम्पेरियलिस्ट होने के साथ साथ वो एक रिफॉर्मिस्ट भी थे, और इन्होंने इनके टाइम पे ही मुंबई से थाने 1853 एडी में एक वायरलेस सिस्टम मतलब वायरलेस सिस्टम्स एक हुआ था इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और यहाँ पे फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टेब्लिश की थी मुंबई और थाने के बीच में। और इन्होंने एस्टेब्लिश किया था पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, और इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस हुआ था इनके टेन्योर में। इन्होंने बहुत सारे लॉज पास किए थे चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, और विडो मैरिज को भी बैन किया था। और 100 साल के अंदर ही बैटल ऑफ प्लासी के ब्रिटिश रूल और उनका एम्पायर बहुत ही एक्सपांड कर गया था, बहुत। और उनको मगर ये प्रोसेस के बीच में उनको बहुत सारे डिससेटिस्फेक्शन भी फेस करने पड़े थे, और उनको ये सेटिस्फेक्शन हुआ था मतलब इसके रिजल्ट के खिलाफ उनको मिला था एक पहला, जिसको बोलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857, फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था, ठीक है। और इकोनॉमिक इम्पैक्ट तो आप जानते ही हो, तो थोड़ा ब्रीफ दे देता हूँ। हम जब 100 साल को देखें कंपनी के रूल को, हम रियलाइज़ करेंगे कि इंडिया ऐसी पोजीशन में था पिछली सेंचुरीज में कि उसके पास भरपूर रॉ मटेरियल थे जो इंग्लैंड लेके चला जाता था। प्रॉस्पेरिटी मार्केट भी था जो फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करती थी। बंगाल एक्सपोर्ट करता था कॉटन, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन, ये टर्म के बीच में। मगर ड्यूअल पावर पॉलिसी की वजह से इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ख़त्म हो रहा था, और मतलब फेडेड मतलब बुझ रहा था, ऐसे बोल सकते हैं। तो ड्यूअल पावर पॉलिसी मतलब द्विमुखी साधन, वो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था नवाब, वो आप पीछे देख सकते हैं, ठीक है। तो
अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन हुआ था कंपनी की वजह से, कंपनी ने किया था। और पीसेंट इंडियन मतलब रेवेन्यू कलेक्ट करते थे जब उनको दीवानी राइट्स मिल गई थी, ठीक है। तो आगे उन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस रन कर लिए थे, बहुत इंडियन इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर ले लिया था और कम पूरा कोलैप्स कर दिया था। और इंडियन आर्टिसन जो थे वो सब गरीब हो गए थे और अनएम्प्लॉयड हो गए थे इंडस्ट्रीज़ को अपने अंडर लेते हुए। तो वो अपने यहाँ के फॉरेनर्स लेके आते थे और यहाँ पे काम करवाते थे। तो वीवर्स ऑफ बंगाल ने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि उनको एक डेफिनेट क्वालिटी ऑफ क्लॉथ देना है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। और अगर वीवर अगर रिफ्यूज कर देगा तो पनिश किया जाएगा, जेल या फिर मार दिया जाएगा। तो जैसे अराइवल हुआ था कंपनी का इंडियन विलेजेस में, वो सेल्फ रिलायंट हो गए थे और गरीब हो गए थे, बहुत डिपेंडेंट कंपनी रूल में वो डिपेंडेंट हो गए थे और गरीब हो गए थे। और रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, पहले तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट रेलवे लाइन एस्टेब्लिश हुई थी और स्टीमर सर्विस चालू हुई थी इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, और डेवलपमेंट हुआ था पोर्ट्स का, ठीक है। सोशल इम्पैक्ट ये पड़ा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच समझो बंदी हो गई थी, मगर हाँ न्यूज़पेपर्स की मदद से वो फ्रीडम ऑफ स्पीच आई भी थी। और इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे रॉन्ग कस्टम भी चलते थे, जैसे चाइल्ड मैरिज, सती सिस्टम, वो सब। तो उसमें भी फीमेल इन्फेंटिसाइड मतलब बच्चे को मार दिया जाता था पेट के अंदर पैदा होने से पहले। तो चाइल्ड मैरिज, और राजा राम मोहन रॉय, दुर्गा राम मेहता जी, ये सब बहुत मतलब बोल सकते हैं पायनियर थे। और इनकी वजह से ही इनकी वजह से और ब्रिटिशर्स की मदद से ये सब प्रैक्टिसेस बंद हुई थी। तो ठीक है। फिर उसके बाद आगे ये सब छोड़ दीजिए, एनटीसी में तो नहीं आने वाला। और कंक्लूजन ये निकला था कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी इंडिया में ट्रेड अपॉर्चुनिटी के लिए थे, और बहुत सारे गुड रिजल्ट भी आए थे, जैसे डेवलपमेंट हुआ था इंग्लिश एजुकेशन का, बहुत सारी चीज़ें, पोर्ट्स का डेवलपमेंट, फर्स्ट स्टीमर, फर्स्ट रेलवे, और मतलब सती सिस्टम ऐसे ऐसे बैन भी हुए थे। और कल्चरल फील्ड्स में और बहुत सारे मतलब लड़ाइयों की वजह से इंडिया का सामान भी चला गया था, जैसे इकोनॉमिक पैसे वैसे सब चले गए थे। तो कंपनी ने पॉलिसी अडॉप्ट की थी इंग्लैंड की, और ऐसे ही कॉस्ट ऑफ इंडिया को उसका कॉस्ट भरना पड़ रहा था, और उन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था उनके अपने इंटरेस्ट के लिए। और मगर ये इनडायरेक्टली इंडिया को बेनिफिशियल था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है, ठीक है। तो हम एंड करते हैं वीडियो, और अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। तो स्टे ट्यून्ड, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगा, और लाइक कर दें। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। अभी ड्राइव में चल रहे होंगे, अभी गूगल ड्राइव में आपको नोट्स मिल जाएंगे, बाद कुछ दिन बाद आपको वेबसाइट का नोट्स मिल जाएगा, जहाँ पे आपको सारे बोर्ड्स के लिए और एनटीसी के लिए मतलब नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और अच्छा लगा तो कमेंट करना, लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।